स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज नीट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज करने जा रहे हैं और वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जनरली ऐसा देखा गया है कि नीट के एग्जाम के अंदर जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अपकमिंग नीट एग्जाम के लिए हम लोग प्रैक्टिस के लिए खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि डीएनए में 10% ग्वानिन उपस्थित है, वो ये कह रहा है कि ग्वानिन का जो परसेंटेज है वो कितना है, 10% है, तो थाइमिन का प्रतिशत क्या होगा। थाइमिन का प्रतिशत दे नहीं रखा है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि चारगाफ का नियम पढ़ा होगा आप लोगों ने, और चारगाफ के नियम के अंदर ये मालूम होना चाहिए कि ऑलवेज रिमेंबर कि a प्लस जी इजिकल टू टी प्लस सी। a प्लस जी इजिकल टू टी प्लस सी कितना कितना होना चाहिए, ये दोनों का जो सम है वो 50% होना चाहिए, और इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। अब क्वेश्चन में अपने को 10 तो दे रखा है, राइट। ग्वानिन कितना दे रखा है अपने को, 10 दे रखा है। अब हम ये भी जानते हैं चारगाफ नियम के अनुसार a इज इक्वल टू टी एंड g इज इक्वल टू सी। दो चीजें याद रखना, a इज इक्वल टू टी एंड g इज इक्वल टू सी, राइट। और a प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी 50-50% होना चाहिए। तो g यदि 10 है तो c भी कितना होगा, 10%। अब बचा कितना, ये अपने को 50 चाहिए इन दोनों का जोड़, तो ये कितना हो जाएगा, 40%। और यदि a 40% है तो a इज इक्वल टू टी, तो ये भी कितना होना चाहिए, 40%। तो 40 और 10 50%, 40 और 10 50%, तो ये चेक हो गया। तो थाइमिन का परसेंटेज कितना होगा, तो थाइमिन का परसेंट सामने दिख रहा है कि कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका आंसर सी होना चाहिए, दैट इज 40%। समझ में आ गया ना आपको। क्वेश्चन नंबर 2, किसके कारण डीएनए रज्जु प्रति समानांतर होते हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि डीएनए की दोनों चेन्स प्रति समानांतर होती है, एंटी पैरेलल होती है, दैट यू नो वेरी वेल, राइट। डीएनए की जो दोनों चेन्स होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है। एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में चलती है और दूसरी जो है वो किसके अंदर चलती है, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम में। तो किसके कारण डीएनए के रज्जु प्रति समानांतर होते हैं, तो याद रखना डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के कारण होते हैं। आपको ये तो मालूम है कि डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे कि क्या क्या बॉन्ड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके बीच में बनता है, एक फॉस्फेट, याद रखना एक फॉस्फेट और 2 शुगर के बीच में, एक फॉस्फेट और 2 शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। यदि फॉस्फेट, याद रखना, यदि फॉस्फेट, ऐसे समझिए, यदि फॉस्फेट अपने ऊपर वाली शुगर के 5 प्राइम एंड से जुड़े और नीचे वाली शुगर के 3 प्राइम एंड से जुड़े, तो चेन का डायरेक्शन बेटा हमेशा होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और उल्टा हो जाए, यदि ये फॉस्फेट अपने ऊपर स्थित शुगर के 3rd कार्बन से जुड़े और नीचे स्थित शुगर के 5 कार्बन से जुड़े, तो चेन की दिशा क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो याद रखना हमेशा कि ये कौन सी चीज डिसाइड करती है कि डीएनए की दोनों चेन्स जो होती है वो एंटी पैरेलल होती है। डीएनए की दोनों चेन्स एंटी पैरेलल होती है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एंटी पैरेलल होने का सबसे बड़ा कारण है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है बी, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 3, डीएनए के एक टर्न में कितने क्षार युग्म पाए जाते हैं। अब कुछ भी नहीं दे रखा है तो ये मान के चलते हैं, जब डीएनए के अंदर कुछ भी नहीं दे रखा हो कि डीएनए के एक टर्न में, डीएनए अलग अलग तरह का होता है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए, तो डीएनए के एक टर्न में कितने क्षार युग्म होते हैं, नहीं दे रखा है, तो ये मान के चलते हैं कि क्वेश्चन जो है वो बी डीएनए के ऊपर। याद रखना कुछ भी नहीं दे रखा हो तो मान के चलते हैं कि क्वेश्चन बी डीएनए के ऊपर है, जो वाटसन एंड क्रिक ने खोजा था। तो डीएनए के एक टर्न में कितने क्षार युग्म होते हैं, तो ये डीएनए का एक टर्न है, मानो कि ये डीएनए का एक टर्न है, यहां से यहां तक ये डीएनए का क्या है, ये एक टर्न है, तो इसमें कितने क्षार युग्म होते हैं, तो युग्म, क्षार युग्म मतलब बेस पेयर, बेस पेयर समझते हो ना, ये बेस पेयर होता है, ए टी जी सी, ये बेस पेयर्स होते हैं। तो कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 10। हमेशा याद रखना कि बी डीएनए के अंदर एक टर्न के अंदर कितने क्षार युग्म होते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर 10, कहां पर ये, यहां पर 10 बेस पेयर्स। यदि ये जेड डीएनए दे रखा होता तो हम 10 की जगह पे क्या लिखते, 12 लिखते।
लेकिन यहाँ पर क्या है 10 दे रखा है। बी डीएनए के लिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि बी डीएनए सबसे ज्यादा पॉपुलर डीएनए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होना चाहिए इट मस्ट बी बी, 10 बेस पेयर्स। ठीक है, 12 कब होते? जब जेड डीएनए होता, लेकिन जेड डीएनए तो रेयरली फाउंड होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द डीएनए एंड आरएनए इज ड्यू टू। आपको ये बता दूं कि डीएनए और आरएनए क्या है। डीएनए एंड आरएनए आर द न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड, एसिड लगाते हैं पीछे। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज ड्यू टू, तो हम शुरुआत में जब डीएनए आरएनए पढ़ाते हैं तो ये बता देते हैं कि डीएनए और आरएनए जो है उसके न्यूक्लिक एसिड होने का जो कारण है वो उसके अंदर पाए जाने वाला फॉस्फोरिक एसिड, उसके अंदर पाए जाने वाला फॉस्फोरिक एसिड। और आप जानते हो ना फॉस्फोरिक एसिड जो है वो कौन सा था? H3PO4, H3PO4। तो एसिडिक कैरेक्टर डीएनए और आरएनए को कौन देता है? फॉस्फोरिक ग्रुप देता है, H3PO4, H3PO4। इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा होना चाहिए? डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर आ जाते हैं अ शॉर्ट लेंथ। ये क्वेश्चन पूछा है उसने, अ शॉर्ट लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल हैज 80 थाइमिन। वो ये कह रहा है कि डीएनए का एक छोटी सी लेंथ है, उसके अंदर थाइमिन जो है वो कितने हैं? 80 है, राइट। और 80 ग्वानिन है, ग्वानिन कितने? 80 है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए फ्रेगमेंट इज, total number of the nucleotides, total number of nucleotides in the DNA fragment is total number of। तो हमेशा ध्यान रखना कि we know very well A is equal to T and G is equal to C, A is equal to T and G is equal to C। यदि आपको T दे रखा है कितना? 80, तो ऑटोमेटिकली ये भी कितना हो जाएगा? A भी कितना हो जाएगा? 80। चारगाफ नियम के अनुसार A is equal to T and G is equal to C। तो थाइमिन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 80, तो एडिनिन भी कितना हो जाएगा? 80। और ग्वानिन दे रखा है अपने को 80, तो G इज इक्वल टू C, तो 80, तो ये भी कितना हो जाएगा? 80। तो कितना हो जाएगा? 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 4 30, 320। इज इट क्लियर? तो याद रखना है कि अ शॉर्ट लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल has a short length of DNA molecule has 80 thymine and 80 guanine bases। The total number of nucleotides in the DNA fragment is, तो 8 4 32, मतलब 320 होंगे। 320 कहीं दे रखा है? यस। तो आंसर विल बी 320। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो होना चाहिए डी। क्वेश्चन नंबर 6, डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, डीएनए का जो संश्लेषण होता है वो कौन से फेज में होता है? तो हम हमेशा बता देते हैं कि जब सेल साइकिल पढ़ाते हैं तो उसमें क्लियर कट बता देते हैं कि एक फेज होता है जिसका नाम है इंटरफेज, राइट। ये देखो इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो सेल डिवाइड हो उससे पहले उसको किससे होकर गुजरना पड़ता है? इंटरफेज से। और इंटरफेज जो है वो सेल साइकिल का ऐसा फेज है जिसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती है। याद है? G1, S एंड G2 फेज। इंटरफेज की 3 स्टेजेस होती है, G1, S और G2। तो इंटरफेज की जो एस प्रवस्था होती है उसके अंदर डीएनए का क्या होता है? सिंथेसिस होता है, यानी कि डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेज। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? ए, दैट इज इंटरफेज। डायमीटर ऑफ जेड डीएनए मॉलिक्यूल। अब पूछा है, स्पेसिफिकली पूछा है कि जेड डीएनए मॉलिक्यूल का डायमीटर क्या होता है। यदि बी डीएनए पूछते तो बी डीएनए का डायमीटर हमेशा याद रखना होता है 20 एंगस्ट्रॉम। बी डीएनए का डायमीटर जो होता है, डायमीटर बोले तो फॉस्फेट से फॉस्फेट की दूरी, फॉस्फेट से फॉस्फेट की दूरी। तो याद रखना यदि बी डीएनए का डायमीटर पूछते तो 20 एंगस्ट्रॉम होता, लेकिन जब जेड डीएनए का डायमीटर पूछा है, जेड डीएनए का डायमीटर पूछा है तो कितना होता है? हमेशा 18 एंगस्ट्रॉम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो होना चाहिए ए, दैट इज 18 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो ये जो क्वेश्चंस थे कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर थे। आप देखते रहिए, मैं बहुत सारे जो वीडियोस हैं अब एमसीक्यू बेस्ड बनाने वाला हूं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि नीट के एग्जाम्स आ रहे हैं जुलाई के अंदर, और वहां पर जो है पढ़ने के साथ साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को जरूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।